अमेरिका और इसराइल ने मुसलमान मुल्कों को लड़ाने की भी एक कोशिश की, उसमें भी नाकाम हो गए। यानी सऊदी अरब ने खुद ईरान के हक में स्टेटमेंट दे दिया, यूएई ने भी कह दिया कि हम अपनी सरजमीन अब इस्तेमाल नहीं करने देंगे ईरान के खिलाफ। ये बड़ी खुशाइंद बात है। जिन ममालिकों ने तुर्की को, अजरबैजान को, इराक को, यूएई को, कतर को, सऊदी अरब को, इन तमाम ममालिक को मिलाकर ईरान से लड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं हुई, ना अमेरिका को ना इसराइल को। हां, सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लड़ाने में अमेरिका कामयाब हुआ, और वो भी पाकिस्तान के हुक्मरान क्यों लड़ते हैं वो आप जानते हैं अच्छी तरह। पुतिन ने एक स्टेटमेंट दिया डोनाल्ड ट्रंप के बारे में और अमेरिका के बारे में, और देखिए हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि अमेरिका अकेला होता चला जा रहा है। मैं बताता हूं कैसे। पुतिन ने कहा कि अमेरिका ने किस खुशी में इराक, शाम और लीबिया पर हमला किया। सिक्योरिटी काउंसिल की पाबंदियां अमेरिका पर क्यों लागू नहीं हुई? अमेरिका के लिए बैनुल अक़वामी कानून यही है कि वो जो चाहे कर सकता है, उसने बस फैसला किया और जंग कर दी। अमेरिका जो चाहे करता है और किसी से जवाबदेह नहीं होता, ये पुतिन ने कहा। देखिए ना, दुनिया का कोई भी मुल्क जैसी जंग करता है जी पाबंदियां, ये हथियार बनाए पाबंदियां, ये वाला वेपन क्यों ले आए पाबंदियां, यहां पे आप क्यों आगे पाबंदियां। अमेरिका पे कभी कोई पाबंदी लगी है? वो सिर्फ पाबंदियां लगाता है, उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगती, जो मर्जी करता रहे। वो एक मुल्क का सदर ही उठा के ले गए बीच में से, कोई पाबंदी नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं। एक मुल्क के अंदर जेनोसाइड कर रहे हैं। ईरान में 200 अहदाफ को निशाना बनाया पिछले 24-48 घंटों के अंदर, 36 घंटों में लगभग 200 अहदाफ, और सिविलियंस का कत्लेआम किया है। 200 तो सिर्फ बच्चे शहीद हो गए अब तक की इतला के मुताबिक ईरान में, और ये जेनोसाइड है, यानी नस्लकुशी कर रहे हैं ईरानियों की, जैसा गजा के अंदर किया गया इसराइल की जानिब से। तो ये पुतिन ने निशानदेही की है। अच्छा, इसमें ना अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का एक स्टेटमेंट आया, और उन्होंने कहा जी पिछली कई दहाइयों में एटमी हमले का इतना खतरा नहीं था, या एटमी हथियारों के इस्तेमाल का इतना खतरा नहीं था जितना खतरा अब है। यह स्टेटमेंट बहुत अहम है। देखिए, ईरान क्या एटमी धमाका कर सकता है? मैं एटमी हमले की बात नहीं कर रहा, एटमी तजर्बे यानी एटमी धमाके की बात कर रहा हूं। तो बिल्कुल अब ईरान के पास पूरा जवाब मौजूद है। लेकिन अगर ईरान ने बार बार के हमलों से और लड़ाई से बचना है, तो उन्हें एक ऐसा हथियार अब चाहिए होगा जिससे इसराइल की बोलती बंद हो जाए। यानी अगर ईरान के पास एटम बम हो तो इसराइल कभी भी उसके साथ झगड़ा नहीं करेगा, पटाखा भी नहीं चलाएगा। वो यही सोचेगा कि ये तो इनको मारने की आदत है ईरानियों को, ये तो मारते हैं आगे से, ये नुआ कुश्ती तो नहीं करते, ना ये इंतजार करते हैं, ना ये लिहाज करते हैं, तो ये एटम बम मार देंगे। लिहाजा जिस दिन ईरान के पास एटम बम आ गया, इसराइल की तरफ से उसको खैर हो जाएगी, और अमेरिकन भी फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट जाएगी, क्योंकि फिर उन्हें सिर्फ कुछ मिसाइल चाहिए होंगे, जैसे शुमाली कोरिया के पास है। शुमाली कोरिया को कोई नहीं छेड़ता, जो मर्जी करे। उन्होंने इंसानी हकूक की पामालियों की तारीख रकम कर दी अपने मुल्क के अंदर। शुमाली कोरिया को एक जेल बना के रख दिया, उस मुल्क से बाहर कोई नहीं जा सकता। वहां पे एक आदमी कोई हुकूमत के खिलाफ कोई चीज करे तो पूरा का पूरा खानदान उठाते हैं। वो अजीब किस्म का मुल्क है वो, लेकिन कोई पूछ नहीं सकता, बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि एटम बम में मिसाइल है। तो ईरान को जो है वो ताकत हासिल करनी पड़ेगी, और बहुत मुमकिन है कि ईरान कोई तजर्बा ऐसा कर दे आने वाले दिनों में जिसके बाद ये लड़ाई न सिर्फ खत्म हो जाए बल्कि हमेशा के लिए बंद ही हो जाए। फिर ट्रंप ने ना एक दावा किया था शुरू में, और ये अब आलमी सतह पे मीडिया पे छप रही हैं चीजें, यूरोप में ये चीजें बहुत छप रही हैं कि ट्रंप ने पहले सबसे ना कुछ ममालिक को ये कहा था कि हम 4 दिन के अंदर ये जंग खत्म कर देंगे। ट्रंप का अंदाजा भी यही था। फिर बाद में कहा नहीं जी हमें 4 हफ्ते लग जाएंगे, और अब पेंटागन ये बता रहा है कि इसमें 6 महीने भी लग सकते हैं। तो ये वाकई एक दलदल बनती जा रही है अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए। और कतर ने खबरदार किया है, कतर के जो वजीर तवानाई है उन्होंने कहा जी अगर ये सूरत जो इस वक्त बनी हुई है आबनाए हुर्मुज़ में, अगर ये सूरत प्रलॉन्ग कर जाती है 2-3 हफ्ते, ज्यादा टाइम नहीं बता रहे, अगर 2-3 हफ्ते ऐसा होता है तो इसके नतीजे में क्या होगा? इसके नतीजे में आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत दोगुनी हो जाएगी। यानी जो 68 पे प्राइस थी जंग शुरू होने से पहले, वो $150 तक वो कह रहे हैं चली जाएगी फी बैरल, और ये बहुत बड़ा झटका होगा आलमी मंडी को, और पूरी दुनिया के अंदर जो है तरक्याती मामला रुक जाएंगे, एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा। ये बात कतर ने कही है और उन्होंने खबरदार किया है। बरतानिया, इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और इन समेत बहुत सारे और मुल्क हैं जो अमेरिका के बड़े शानदार इत्तेहादी हुआ करते थे, आंखें बंद करके अमेरिका के साथ मिलकर अटैक करते थे दूसरे मुल्कों पे। कनाडा भी एक है। इन मुल्कों ने तो कभी सोचा ही नहीं था, अपने दिमाग से काम ही नहीं लिया था। जैसे ही अमेरिका ने कहा इधर अटैक, ये सारे साथ चले जाते थे, उधर अटैक, ये सारे साथ चले जाते थे। इराक पे अटैक हुआ, शाम पे हुआ, अफगानिस्तान पे हुआ, लीबिया पे हुआ, ये सारे साथ जाते थे, हमेशा जाते थे, कभी सवाल नहीं किया इन्होंने। लेकिन अब ये ममालिक
डोनाल्ड ट्रंप की लड़ाई का हिस्सा नहीं बन रहे। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। वो इस लड़ाई को डोनाल्ड ट्रंप का गलत कदम समझ रहे हैं। यानी एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे थे और फिर धोखा देकर ईरान के ऊपर हमला किया गया, तो अब वो कंट्रोल अमेरिका का यूरोप के ऊपर या मगरबी उन ममालिक के ऊपर जो अनकंडीशनल सपोर्ट करते थे अमेरिका को, उनके रिजीम को, उनकी किसी भी हुकूमत को, वो अब अमेरिका को हासिल नहीं है सहूलत। तो ये वाली सहूलत अब मुयसर नहीं है, तो कमजोर हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की गलती जो है या वो पागलपन जो है, एक जंगी जुनून, क्योंकि देखे ना, एक मुल्क का सदर उठा लिया तो कॉन्फिडेंस ही कुछ और हो गया उसका। इसको मार, उसको कह, शहबाज शरीफ जैसे लोगों ने वो पॉलिश की, जिधर देखा सलूट मार दिया, उसका दिमाग खराब हो गया। तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, किसी को भी छेड़ सकता हूं। वो उस चक्कर के अंदर जो है ना, हालांकि ईरान को बहुत मार पड़ रही है, ईरान के अंदर इतनी दवाई फैला दी है इसराइल ने और अमेरिका ने कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इतनी बम्बारमेंट इन्होंने जिस तरह अफगानिस्तान पे की थी या जिस तरह इन्होंने इराक के ऊपर की है, उससे ज्यादा बम्बारमेंट ईरान के ऊपर कर रहे हैं। लेकिन चेन ऑफ कमांड उनकी नहीं टूट रही और वो वापस जवाब दे रहे हैं। देखिए ना, जो ईरान ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी अब तक जो हमने हथियार चलाए हैं ये 2010 से पहले वाले थे। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है उनका। उन्होंने कहा 2010 से पहले वाले हथियार हमने चलाए हैं, उसके बाद वाले हथियार अब हम चलाना शुरू कर रहे हैं और अब जदीद हथियार आएंगे जो हम चलाएंगे। और इसके अंदर उन्होंने बताया जी हमारे बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं कुछ, और हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, और ये बेहतर हैं, अहदाफ के ऊपर बेहतरीन जाते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कर दिया अमेरिका के साथ। ट्रंप के लिए दुआएं शुरू हो गई हैं अमेरिका में। वो एक वीडियो भी आई है जिसमें बहुत सारे ऐसे मजहबी टाइप के लोग खड़े हैं, औरतें और बंदे, वो डोनाल्ड ट्रंप के कंधों पे, बाजुओं पे हाथ रख के तो उसके लिए दुआएं कर रहे हैं। तो अब मामला जो है ना वो दुआओं पे आ गया, और अमेरिका की तरफ से बहुत सारे लोगों ने इसको मजहबी जंग बनाने की कोशिश की है। यानी इसराइल की जानिब से, अमेरिका की जानिब से वो इसको मजहबी जंग का रंग देना शुरू हो गए। देखिए ना, मामला शुरू हुआ था जी इनके पास ये वाले हथियार नहीं होने चाहिए, लेकिन ये दुनिया के लिए खतरा है, लेकिन ये एटम बम बना रहे। मामला कहां से शुरू हुआ था, अब मजहबी जंग पे आ गया। कि सीने में दिल ही नहीं है, इनको लगता ही नहीं है कि किसी का खून बह गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन्हें। उधर कश्मीरी जाने कुर्बान कर रहे हैं, 100 से ज्यादा लोग उनके बकौल उनके शहीद हो गए। तकरीबन 80 लोगों के नाम तो मौजूद हैं जो शहीद हो गए। लाशें गायब की जा रही है सरकार की जानिब से, और ये उस वक्त उनको ताने दे रहे हैं कि तुम औरतों और बच्चों के पीछे छुपे हुए हो। एक औरत को भी और एक बच्चे को भी उन्होंने ऐसे वो गोलियों के सामने नहीं किया। उन्होंने सारे मनाजिर सबके सामने है, सब कुछ सब लोग देख रहे हैं, और हर चीज को वहां पे फिल्माया जा रहा है। इंटरनेट की बंदिश की वजह से चीजें सामने नहीं आती, लेकिन चीजें सामने आएंगी। अब इमरान खान साहब की बहनों अलीमा खानम और उस्मा खानम को इश्तिहारी करार दे दिया गया। वजह यह है कि वो जहां जाती हैं लोग बहुत बड़ी तादाद में निकलते हैं। अभी वो बाजोड़ में गई हैं और ऐसा लगता था जैसे बाजोड़ की तारीख का, एक तारीखी नौइयत का एक बहुत बड़ा इस्तकबाल हुआ है। अब ये लोग अगर इस तरह इकट्ठे हो रहे हैं जैसे अलीमा खानम कर रही है, अब जहां जहां वो जाती हैं बहुत बड़े हुजूम निकलते हैं। अगर यही लोग अपने अपने एमपीए और एमएनए के साथ चल पड़े और एक बड़े हुजूम की शक्ल इख्तियार करें, तो 4-5 लाख लोग अगर चल पड़े इस्लामाबाद की तरफ, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि कभी अपने पैरों पे हुकूमत खड़ी रह पाए। देखिए ये गोली कब चलाते हैं, ये मारते कब है। जब ये हेलीकॉप्टर पे जाके ऊपर से देखते हैं कि नीचे 25,000, 30,000, 50,000 बंदा है, तो ये कहते हैं ठीक है मैनेज कर लेंगे। लेकिन जिस दिन इन्होंने हेलीकॉप्टर से देखा कि नीचे 2 लाख बंदा है या 4 लाख बंदा है, उस दिन इनकी हवा निकल जाएगी, फिर ये नहीं लड़ पाएंगे। ये लाशें गिराते हैं सिर्फ इसलिए कि इनको इस बात का अंदाजा है कि लोग मुंतशिर हो जाएंगे। आज कश्मीर में इनके गले में पड़ गई है। इनको मुसीबत इस बात की है कि कश्मीरी मुंतशिर नहीं हो रहे। जब वो लाशें गिराते हैं, वो लाशें उठा के दफना लेते हैं और उसके बाद दोबारा से अपने एहतजाज पे आ जाते हैं। अब जो लोग मुंतशिर नहीं हो रहे, वापस नहीं जा रहे, भाग नहीं रहे, छुप नहीं रहे और मरने के लिए तैयार है, तो फिर आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप उनकी बात माने या फिर आप उनको मारते चले जाएं। तो अभी तक तो इन्होंने जो ऑप्शन लिया हुआ है वो यही है कि ये उनको मारते ही चले जा रहे हैं, मारते ही चले जा रहे हैं। नाज़रीन, अंसार अब्बासी ने भी एतराफ कर लिया है बिलाखिर। अंसार अब्बासी ने कहा कि मैंडेट तो दोनों का ही जाली है। फॉर्म 47 के ऊपर पीएमएलएन को दिया गया, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जो मैंडेट है वो पीपल्स पार्टी का भी जाली है। उनका सदर भी इसी मैंडेट के साथ ही बना है। साथ ही उन्होंने तहरीके इंसाफ के लोगों को गालम गलोच वाला कहते हुए कहा कि जनाब वो आरटीएस वाला इलेक्शन था 2018 का। अपने आप को ये तहकीकाती सहाफी कहते हैं, जरा थोड़ी तहकीकात करें और हमें बताएं कि आरटीएस बैठने से पहले किस जमात की सीटें ज्यादा थी और आरटीएस बैठने के बाद किस जमात की सीटें बढ़ गई थी। सिर्फ ये पता कर लें। देखिए ना, आरटीएस अगर इमरान खान के फायदे के लिए बैठाया था तो इमरान खान की सीटें बढ़ जानी चाहिए थी आरटीएस बंद होने के बाद, लेकिन उसकी सीटें आरटीएस बंद होने के बाद कम हो गई।
भाई ये चेक कर लें, ज्यादा पटिशंस PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने डाली थी धांधली के खिलाफ, या ज्यादा पटिशंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डाली थी धांधली के खिलाफ 2018 के इलेक्शन में। अपने आप को तहकीकाती सहाफी कहते हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर बने हुए और कुछ भी नहीं है। अभी बिलावल ने नूरा कुश्ती की है PMLN के साथ, तो नूरा कुश्ती भी इनसे बर्दाश्त नहीं हुई और ये नवाज शरीफ के हक में, नवाज शरीफ की सपोर्ट में निकल के बाहर आ गए। मेरी समझ से बाहर है, इतनी इनकी उम्रें हो गई है, इतना अरसा इनको सहाफत करते हुए हो गया, ये सही को सही और गलत को गलत नहीं कह पाते। और जो पॉलिसी, असल में जो बातें हैं ना, जो चीजें हैं जिन पे बात करनी चाहिए, वो जबरी गुमशुदगियां हैं पाकिस्तान में, वो जुल्म और बर्बरियत, इंसानी हकूक की पामालियां हैं जो पाकिस्तान में हो रही है। ये आमना मसूद जंजुआ साहिबा कितने सालों से एहतजाज कर रही हैं, कितने सालों से एहतजाज कर रही हैं। आज मसूद जंजुआ और फैसल फराज को जबरी तौर पे लापता हुए लगभग 21 साल हो गए। जुलाई 2005 में मुशर्रफ के दौर में इन दोनों को लापता किया गया था। अच्छे लोग थे, दीनदार लोग थे, अगवा कर लिया, लापता कर लिया। आज तक इनका पता ही नहीं चला। आपने इंडिया की फिल्म देखी होगी, आजकल लोग बहुत उसकी बात करते हैं, सतलुज मूवी, जिसमें वो एक सिख था, वो आवाज उठाता है, फिर वो लापता कर दिया जाता है, फिर से कत्ल कर दिया जाता है, फिर उसकी आज तक लाश नहीं मिली। उसकी बीवी लापता अफराद के लिए आज भी आवाज उठाती है। यही कहानी पाकिस्तान की भी है। मसूद जंजुआ साहब के साथ भी यही हुआ था और उनकी बीवी आज तक आवाज ही उठाती है। उनकी लाश भी नहीं मिली, पता ही नहीं चला। सिमीदीन बलोच, उसके वालिद का पता ही नहीं चला, लाश भी नहीं मिली। मारक बलोच के वालिद की तो लाश मिल गई थी मसकशुदा, लेकिन सिमीदीन बलोच के तो वालिद की लाश भी नहीं मिली। हां, लेकिन कुछ लाशें मिली हैं, आज भी मिली हैं। बलूचिस्तान में जिन मजदूरों को अगवा किया गया था, जिनका ताल्लुक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से था, ये तो बेगुनाह लोग हैं ना, बेचारे अपना काम करने गए हुए हैं और इस भरोसे पर गए हुए कि रियासत उनका तहफ्फुज करेगी, उन्हें भी कत्ल कर दिया गया। यानी जिन्हें लापता किया गया था, अगवा किया गया था 2 दिन पहले, 6 मजदूरों की लाशें मिल गई हैं। अब मेरा सवाल यह है कि फिर आप बाजियाब किसको करवाते हैं? कोई एक वाकया बताएं, कोई एक जगह बताएं जहां पे मगवियों को बाजियाब करवाने में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस कामयाब हुई हों। इतनी कमांडो ट्रेनिंग, इतना सारा पैसा, इतने सारे हथियार, इतना सारा जदीद साजो सामान, ये सब कुछ लेकर देने का क्या फायदा है जब कभी भी आप किसी को बाजियाब नहीं करवा सकते? साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का बेटा अगवा हो गया था और बाजियाब नहीं हो सका, वो किसी हादसे के नतीजे में छूट के निकल के आ गया था, तो ये बाजियाब तो उसको भी नहीं करवा सके थे। यहां पे बड़े बड़े लोग जो है वो अगवा हो जाते हैं, बाजियाब करवाना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये पैसे पूसे दे के, डिमांड्स तस्लीम करके उनके बंदे छोड़ के अपने बंदों को लेकर आते हैं। तो प्रोफेशनल फोर्सेस कहां गई? कहां है प्रोफेशनलिज्म जिसमें बाजियाबियां करवाई जाती हैं, लोगों को निकलवाया जाता है, छुड़वाया जाता है? क्या ये सारा कुछ हम ड्रामों में ही देखते हैं, फिल्मों में ही देखते हैं? भाई प्रैक्टिकली जाएं, जाकर लोगों को बाजियाब करवाएं। ये मजदूर क्या किसी के बेटे, किसी के शौहर, किसी के माँ बाप नहीं थे, ये किसी के बाप नहीं थे, ये बेचारे वहां पकड़े गए, इनके बच्चे नहीं थे, इनकी जानें कीमती नहीं थी, इन्हें बाजियाब करवाने के लिए कोई गया ही नहीं और ये मजदूर शहीद हो गए और इनकी अब लाशें बरामद हो गई हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी आदाद शुमार हैं वो सारे के सारे तबाही की दास्तान सुना रहे हैं, मगर हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट मीडिया पे लगातार दबाव डाल रही है और भी एक ताजा दबाव डाला गया कि आप मुस्बत रिपोर्टिंग करें। देखिए, इस माहौल में सरमायाकारी कौन करेगा पाकिस्तान में? कश्मीर में जो है वो 100 से ज्यादा शहादतें कही जा रही हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वहां पे लाशें गायब कर रही हैं, उनके ऊपर ये इल्जाम है। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है। सिंध और पंजाब की बैड गवर्नेंस के खौफनाक मसाइल हैं, जाली हुकूमतें हैं, आदम बर्दाश्त बढ़ गई है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, CCD जैसे घिनौने इकदाम लिए जा रहे हैं, गैर मुल्की खवातीन का पाकिस्तान में रेप हो जाता है। ऐसे माहौल में कौन आएगा और आकर पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा? ये सवाल सिर्फ हमारे हुक्मरान अपने आप से पूछ लें। ये सारा कुछ ठीक हो सकता है, सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पीछे हट जाए और पाकिस्तान को अवामी मुंतखब नुमाइंदों के हवाले कर दे, फिर आप देखिएगा